गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का फर्स्ट लेसन होम साइंस का साधारण रोग। तो साधारण रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, रोग हमें किस तरह से होते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी खुद की हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो हमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि गंदगी के कारण ही मनुष्य अनेक रोगों का शिकार होता है। तो प्रकृति में अनेक जाति के रोग उत्पन्न करने वाले बहुत छोटे छोटे रोगाणु होते हैं। जो रोगाणु होते हैं वो अंधेरी जगह पर, गीली वाली जगह पर बहुत जल्दी से बढ़ते हैं और कई माध्यमों द्वारा संक्रमण फैलाते हैं। तो किस तरह से संक्रमण के माध्यम हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि रोगाणु जो हैं वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कई तरह से वो प्रवेश करते हैं। सबसे पहला जैसे है वायु द्वारा। तो वायु द्वारा किस तरह से, आप लोगों को पता है कि वायु में कई मिट्टी धूल के कण होते हैं जो जब व्यक्ति सांस लेता है तो वो सांस के द्वारा व्यक्ति के मुंह में चले जाते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं खांसी, जुखाम, खसरा, चेचक, कनपेड़ यानी कान से संबंधित। तो इस तरह के रोग जो होते हैं वो वायु द्वारा फैलते हैं। फिर जल द्वारा, अगर हम मान लो गंदा पानी पीते हैं, दूषित जल पीते हैं, तो उस जल को पीने से भी हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो जल द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं अतिसार, हैजा, बुखार आदि। फिर है संपर्क द्वारा। जैसे बोला जाता है ना कि भी किसी को बुखार है तो दूसरा व्यक्ति उसके पास ना जाए। तो अगर कोई व्यक्ति को बुखार है और वो व्यक्ति उसके पास, कोई दूसरा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति उसके पास जाता है तो उसको भी बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ आँख दुखना, जैसे आँखें लाल हो जाते तो बोलते हैं कि भी इसको ऐसे मत देखो नहीं तो तुम्हारे भी हो जाएंगी। तो दाद, खुजली, ये संपर्क द्वारा रोग होते हैं। लास्ट है हमारा कीड़ों द्वारा। जो कुछ रोगाणु होते हैं जैसे मच्छर, जुएं आदि के रक्त पर पलते हैं। जब ये कीड़े स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। तो कौन सा हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग, डेंगू। तो डेंगू भी आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जो बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया, डेंगू फैलने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा संप्राप्ति काल। संप्राप्ति काल क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगाणु जो हैं जल्दी से संख्या में बढ़ने लगते हैं। तो एक निश्चित काल में यह रोगाणु इतने प्रबल हो जाते हैं कि रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। देखो, संप्राप्ति काल क्या होता है कि भी मान लो हमने गंदा पानी पिया, फिर हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, तो अगले दिन हमारे अचानक पेट में दर्द होने लग जाता है। फिर हमारे माइंड में आता है हमने क्या खाया था, या हमने बाहर का खाना खाया था, जी हमने गंदा पानी पिया था। तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसको लक्षण उत्पन्न होने में। तो इसलिए जब रोगाणु हमारे शरीर में गए और जब तक उसके लक्षण प्रकट नहीं हुए, तो उसके बीच के समय को हम संप्राप्ति काल कहते हैं। फिर है हमारा संक्रामक काल। संक्रामक काल, एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक रोग फैला सकता है। यह काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है, संक्रामक काल कहते हैं। यानी एक रोगी व्यक्ति जो है वो जैसे कहते हैं जी वायरल चल रहा है, तो जो वायरल है उसको हम संक्रामक काल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा खसरा। तो देखो खसरा क्या होता है। खसरा ज़्यादातर बच्चों में होता है। रोगी के खांसने और छींकने से जो रोगाणु होते हैं वो वायु को दूषित करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूषित वायु में सांस लेता है तो उसे भी ये रोग हो जाता है। यानी बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है।
तो इसमें शुरू में तो खांसी जुकाम होता है, फिर इसके बाद तेज बुखार चढ़ता है। 2-3 दिन के बाद माथे पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, बाद में यह दाने सारे शरीर पर फैल जाते हैं। फिर धीरे धीरे बुखार कम होने लगता है, दाने सूखने लग जाते हैं। तो ये जो बुखार है ये 7 से 14 दिन तक चलता है और इसका जो संक्रामक काल है वो कम से कम 3 हफ्ते तक रहता है, यानी ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसका उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोगी को एक अच्छे और हवादार कमरे में रखना चाहिए। कमरे का जो फर्श है उसको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए ताकि जो भी जीवाणु हो वो वायु में ना मिल सके। रोगी को हवा के झोंकों और ठंड से बचाना चाहिए या ताकि उसके निमोनिया ना हो जाए। रोगी को फलों का रस, मतलब होता है ना जब बुखार होता है तो बच्चे को खाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको हल्का हल्का कुछ ना कुछ हमने देते रहना है। रोगी के कपड़े हैं, बर्तन हैं और जो भी हम उसके उपयोग में वस्तुएं ला रहे हैं तो उसको हमने अलग रखनी चाहिए। रोगी का जो भी मतलब थूक है या दानों से उतरी पपड़ी है तो उसको भी नष्ट कर देना चाहिए ताकि जीवाणु जो हैं वो हवा में ना फैल सके। रोगी को कम से कम 3 हफ्ते तक एक ही जना परिचारक किसे कहते हैं? जो उस रोगी की देखभाल करता है। तो उस 3 हफ्ते तक सिर्फ एक ही बंदा उसकी देखभाल करे और किसी अन्य व्यक्ति को उसके संपर्क में आने नहीं देना चाहिए। खसरे की रोकथाम के लिए बच्चे को 9 से 12 महीने की उम्र के बीच में खसरे का बचाव टीका अवश्य लगवाना चाहिए। तो ये बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? तो आप लोग बोलोगे खसरे का टीका। थर्ड है हमारा अतिसार। अतिसार जो है, अतिसार होता है पेट में दर्द होना, उल्टी दस्त होना। तो ये एक गंभीर रोग है, यह भी ज़्यादातर बच्चों को होता है और ज़रा सी लापरवाही के कारण बच्चों की मौत का कारण भी बन सकता है। तो ये जो रोग होता है ये बच्चों को जब हम ऊपरी दूध पिलाते हैं, वो मान लो उसमें कोई जीवाणु है या साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो दूध की बोतल है, निप्पल गंदा होने के कारण यह रोग जल्दी हो जाता है। आसपास का वातावरण गंदा हो तो रोगाणु जो है वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे ही कुपोषण, अच्छे तरह से भोजन ना मिला हो, पोषण युक्त भोजन ना खाया हो तो कुपोषण के कारण भी व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और तो पाचन क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण अतिसार नामक रोग हो जाता है। तो इस रोग में क्या होता है, बच्चों को या कोई भी रोगी है, पतले या पीले हरे रंग का शौच आता है, पेट में दर्द होता है, शौच के साथ साथ कभी कभी खून भी आता है। अगर बार बार वो वॉशरूम जाएगा तो फिर उसको उसके अंदर कमजोरी भी आ जाती है, प्यास अधिक लगती है, जीभ सूखने लग जाती है। तो ऐसे बार बार वॉशरूम जाने से उसके अंदर पानी की मात्रा की कमी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं निर्जलीकरण। पानी की मात्रा का कम होना उसे हम कहते हैं निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण से क्या होता है? निर्जलीकरण की कमी को दूर करने के लिए हमें उन्हें ORS का घोल देना चाहिए। फिर इसका उपचार जो है, रोगी को सामान्य आहार देते रहना चाहिए, भूखा नहीं रखना चाहिए, छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए और यही मैंने आपको पहले भी बताया कि भी ORS का घोल बनाकर पीना चाहिए। उसमें मतलब नमक और चीनी का घोल होता है, तो इससे फिर जो शरीर में पानी की कमी होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ORS यानी जीवन रक्षक घोल, ORS को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल। तो और भी उसको लिक्विड चीज़ें हम दे सकते हैं, शरबत, शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्की चाय, चावल का मांड, फटे दूध का पानी, नारियल पानी। और अगर वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल आहार दे सकते हैं, दूध, दही, कस्टर्ड, अंडा, उबली हुई सब्जियां। और अतिसार में हमें अगर मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, चटनी, अचार और तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो और भी उपाय बताए गए हैं कि बच्चों की जो दूध की बोतल है उसको मतलब उबाल लेना चाहिए और हर बार दूध उबाल कर हर बार साफ़ उबली बोतल में डालकर पिलाना चाहिए। और जो खाने की चीज़ है उसको मक्खियों से बचाना चाहिए, सदैव ढक कर रखना चाहिए। हाथों को हमेशा साबुन या राख या स्वच्छ जल से धोना चाहिए
और अधिक गले हुए फल व सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज हमने जो साधारण रोग थे, खसरा और अतिसार के बारे में पढ़ा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।